हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीटा क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो फ्रॉग विद इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेकर आया हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी को देखते हुए। तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग के बारे में सभी को जानकारी है और ये आपके सिलेबस में है। नीट के लिए भी ये सेगमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे होप है कि सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखेंगे और प्रिपेयर करेंगे ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ पर इन फ्रॉग ग्लोटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं ताकि दोनों स्ट्रीम के बच्चों को थोड़ा सा वो बेनिफिशियल रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन फ्रॉग ग्लोटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ। मतलब जो ग्लोटिस होती है फ्रॉग के अंदर, तो कौन सी मसल्स होती है जो उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो देखिए, एक्चुअली फ्रॉग के जो माउथ के बेस पर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं और फ्रॉग में एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। और इसी ग्लोटिस के थ्रू लेरिंग्स फेरिंग्स में खुलती है और यहाँ पर अरेटिनोइड कार्टिलेज के थ्रू ग्लोटिस को कंट्रोल किया जाता है। तो अरेटिनोइड कार्टिलेज ही इसको कंट्रोल करती है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा अरेटिनोइड कार्टिलेज। ये आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं। वोकल कॉर्ड जो है वो आपके बारे में आपको पता है, वॉइस प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। और जो स्टर्नम है वो एक फ्लैट बोन है चेस्ट में मिडिल पोर्शन में, जो रिब्स को कनेक्ट या ज्वाइंट करने का काम करती है। यहाँ पर आंसर राइट जो होगा वो क्या होगा, अरेटिनोइड कार्टिलेज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, ये वाला क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 में आया है। और जिन बच्चों ने मेरा टीजीटी बायोलॉजी 2010 का जो बायोनेटा क्लासेस पर वो क्लास देखा है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इस प्रीवियस पेपर को, तो उनको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ वो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज टी शेप्ड बोन कॉल्ड द। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्रॉग के अंदर जो क्रेनियम का फ्लोर होता है एक लार्ज टी शेप की बोन से कवर्ड रहता है। तो वो जो लार्ज टी शेप की बोन है वो कौन है गिवन ऑप्शन में से। ये टीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। तो देखिए, ये जो फ्रॉग के अंदर क्रेनियम होता है उसका जो कंप्लीट फ्लोर होता है वो एक बड़ी सी बोन के द्वारा कवर होता है। उस बड़ी या लार्ज बोन को हम कहते हैं पैरास्फेनोइड बोन। और ये जो पैरास्फेनोइड बोन है ये क्रेनियम के फ्लोर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये इन्वर्टेड टी शेप जैसी होती है कुछ, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो इस बोन का नाम क्या है, पैरास्फेनोइड बोन। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पैरास्फेनोइड बोन। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन पुटअप किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। फ्रॉग के अंदर जो हार्ट बीट की रेट है वो क्या है।
तो ह्यूमंस के बारे में तो आप जानते हैं, सभी को उसके बारे में पता है कि जो कार्डियक साइकिल रेट होती है ह्यूमंस में वो 0.8 सेकंड होती है। और अगर हम हार्ट बीट की बातें करते हैं, उसकी रेट की बातें करते हैं, तो वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है। बट जब हम फ्रोग के बारे में बातें करते हैं तो फ्रोग में जो कार्डिक साइकिल होता है तो वो होता है 0.94 सेकंड में पूरा होता है कार्डिक साइकिल, 0.94 सेकंड में। तो अगर वहाँ पर हार्ट बीट रेट की बातें आती है तो क्या आएगा, 64 टाइम्स पर मिनट आंसर आएगा। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 64 टाइम्स पर मिनट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज, गिवन ऑप्शन में से फ्रॉग के अंदर वाई शेप्ड बोन कौन सी है। इसको मोजल दिया है, टेरिगोइड दिया है, पैलेटाइन दिया है और क्वाड्रिटोजुगल दिया है। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रॉग के माउथ का जो अपर जो होता है वो 6 पेयर्स बोन्स होती है उसमें, जो सभी आपस में मिलकर मैक्सिलरी आर्क को फॉर्म करती है। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और क्वाड्रेटोजुगल से बना होता है, जबकि जो उसका इनर पार्ट होता है वो पैलेटाइन, स्क्वेमोजल और टेरिगोइड से बना होता है। तो ये बोन बनाती है। ये जो टेरिगोइड बोन है ये वाई शेप की बोन होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए वाई शेप बोन कौन है गिवन ऑप्शन में से, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम आंसर लगाएंगे बी, दैट इज़ द टेरिगोइड बोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द सेंट्रम ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, मतलब जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो टिपिकल वर्टिब्रा का जो सेंट्रम है वो किस कंडीशन में है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है। ये टिपिकल वर्टिब्रा जो होता है उसमें एक लार्ज पोर कंटेनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। तो ये जो मतलब ये जो टिपिकल वर्टिब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड इस रिंग लाइक जो पोरस कंडीशन है तो यहीं से होकर पास होता है, यहीं से होकर गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो रिंग लाइक कैनाल मैंने बोला है, इसके बेस पर वेंट्रल जो पार्ट है वो काफ़ी थिक और रोड लाइक पार्ट होता है इसके बेस पर, उसी को सेंट्रम बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रम है इसका एंटीरियर पार्ट जो है वो कॉनकेव शेप में है और जो पोस्टीरियर पार्ट या फेस है वो कॉन्वेक्स शेप का है। तो ऐसे टाइप के सेंट्रम को क्या कहते हैं, प्रोसीलस कहते हैं। कौन सा टाइप बोलते हैं, प्रोसीलस टाइप बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि द सेंट्रम ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, तो जो फ्रॉग की टिपिकल वर्टिब्रा का जो सेंट्रम है वो किस टाइप का होता है, वो प्रोसीलस टाइप का होता है। प्रोसीलस उसे कहते हैं जिसमें एंटीरियर फेस कॉनकेव शेप का हो और पोस्टीरियर फेस कॉन्वेक्स शेप का हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा, प्रोसीलस जिसको हम बोलेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछा जाए कि जो 8th वर्टिब्रा है, जो 8th वर्टिब्रा है फ्रॉग का, कि जो 8th वर्टिब्रा है फ्रॉग के अंदर उसमें किस टाइप का सेंट्रम होता है। तो उसमें एम्फीसिलस टाइप का सेंट्रम होता है। ये एम्फीसिलस टाइप का सेंट्रम क्या होता है, जब सेंट्रम दोनों ही एंड पर कॉनकेव शेप का हो जाए
तो ऐसे टाइप के सेंट्रम को हम एम्फीसिलस सेंट्रम कहते हैं। तो ये 8th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग में होता है। तो टेल्ड एम्फीबियंस में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वर्टिब्रा ऑफ मोस्ट फिशेज में भी ऐसे केसेस बन जाते हैं एम्फीसिलस। तो यहाँ पर 8th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग को अगर स्पेसिफाई किया हो तो अब आपको आंसर देना है एम्फीसिलस। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पुटअप कर लेते हैं कि फ्रॉग में जो 9th वर्टिब्रा है या सैक्रल है, तो उसमें बाई कॉन्वेक्स टाइप का सेंट्रम होता है। ये बाई कॉन्वेक्स जो होता है, इसमें सेंट्रम जब दोनों एंड से कॉन्वेक्स शेप का हो तो उसे हम बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। तो 9th वर्टिब्रा को हम सैक्रल भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 8th cranial nerve of frog connects in the brain to। जो फ्रॉग की 8th नंबर की क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन में कनेक्ट होती है, किस पार्ट से कनेक्ट करती है? तो नोज दिया है, ईयर्स दिया है, टंग और फेरिंग्स। देखिए जो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व है फ्रॉग के अंदर, आप सभी को पता है कि फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व होते हैं। और उसमें जो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व है उसका नाम ऑडिटरी होता है। ये बात सबको पता है, वो सारी बातें आपको पता है कि फर्स्ट नंबर की ओल्फैक्टरी है, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्डुसेंस, सेवन्थ फेशियल और 8th ऑडिटरी। और 9 नंबर की ग्लोसोफेरेंजियल कहलाती है और 10 नंबर की वेगस कहलाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो 8th नंबर की ऑडिटरी है फ्रॉग के क्रेनियल नर्व की, जो 8th नंबर की नर्व है वो ब्रेन को किस पार्ट से कनेक्ट करने का काम करती है? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो ईयर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेंडेलियन फ्रॉग की 8वीं क्रेनियल नर्व होती है वो ईयर से कनेक्ट करती है ब्रेन को। तो राइट आंसर इज ईयर्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है। तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है? डिजिटल फॉर्मूला ऑफ फोरलिम्स इन फ्रॉग इज। फ्रॉग के फोरलिम का जो डिजिटल फॉर्मूला है वो क्या है? एक्चुअली में क्या होता है कि जो फोरलिम है फ्रॉग के अंदर उसमें थंब एब्सेंट होता है। तो इसके फोरलिम का जो डिजिटल फॉर्मूला है वो 02233 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस पेज पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो 8 to 13 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन इस पेज पर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ऑन फोरलिम्स ऑफ मेल फ्रॉग वेल डेवलप्ड पैड्स आर फाउंड फॉर क्लैस्पिंग ऑफ फीमेल एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन इज कॉल्ड। कोपुलेशन के टाइम पर फीमेल को क्लैस्पिंग करने के लिए एक वेल डेवलप्ड पैड होता है मेल बॉडी में फ्रॉग की, तो उस पैड का नाम क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि कोपुलेशन के दौरान या मेटिंग के दौरान मेल बॉडी में जो फोरलेग्स है उसमें एक एनलार्ज थंब पैड होता है फीमेल बॉडी को क्लैस्पिंग के लिए। तो उस थंब पैड को, जो एनलार्ज थंब पैड है, उस थंब पैड को कहते हैं नप्चियल पैड बोलते हैं उसको नप्चियल पैड बोलते हैं। और इसी का काम होता है क्लैस्पिंग करने में हेल्प करना ड्यूरिंग द कोपुलेशन। और फ्रॉग के हैंड और फुट दोनों की जो डिजिट्स है, सभी डिजिट्स है, उनके जो जॉइंट्स हैं उनके नीचे भी कुछ स्मॉलर थिकनिंग्स प्रेजेंट हुआ करती है। उनको हम आर्टिकुलर पैड्स बोलते हैं। उनका भी रोल होता है हेल्प करना क्लैस्पिंग में फीमेल की बॉडी को। और ये जो सेक्सुअल एम्ब्रेस है, इस तरह के सेक्सुअल एम्ब्रेस को हम एम्प्लेक्सेस कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एम्प्लेक्स
ये एम्प्लेक्सस बोला जाता है इस तरह के सेक्सुअल एम्ब्रेस को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो नप्टियल पैड्स होगा, तो इसी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट, नप्टियल पैड्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या है, इन केस ऑफ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन इज, जो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, मतलब इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। तो आपको सभी को पता है कि फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। एक्चुअली ये वाटर में होता है, और ईच फीमेल लेज सेवरल हंड्रेड्स नंबर्स ऑफ एग्स इन अ मास। उस मास को हम क्या कहते हैं, पूरे को स्पान बोलते हैं, SPAWN, स्पान। और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो चारों ओर उसके कवर हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सभी एग्स को, और जल्दी ही ये स्वेलअप हो जाते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद। और यहाँ पर ये जो हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के अंदर वो एक्सटर्नल टाइप का होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग के अंदर डेवलपमेंट किस टाइप का होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट टाइप का होना चाहिए, क्योंकि इनके पास लार्वा बनता है, और लार्वा क्या होता है, वो जो पानी में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं, सभी को पता है। और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस तो फिर वो एक फ्रॉग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लार्वा के थ्रू जो है डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉग का, तो इनडायरेक्ट टाइप का होना चाहिए, सभी को पता है इस बारे में। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज। तो फ्रॉग की जो बॉडी है, उसकी जो सोमेटिक सेल्स है, उनमें क्रोमोजोम का नंबर 26 होता है। तो सीधी सी बात है कि गैमेट में क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, 23 होगा। तो आपस में फ्यूजन करेंगे गैमेट्स, तो फिर से जाइगोट में क्रोमोजोम का नंबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के केस में अगर हम बातें करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कब होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, या आफ्टर ओविपोजिशन होता है, या बिफोर ओविपोजिशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बातें हम करते हैं, तो वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। जो बिफोर, मतलब जो हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बातें करेंगे तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म, जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक्सपेलिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाती है एग सरफेस से, एंड बिकम्स मोर ऑब्वियस एंड नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, ये एग को, यानी फर्टिलाइज एग को रोटेट करती है फ्रीली, ये इसका रोल होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनती है। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्लीवेज इन फ्रॉग इज। फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज है, पहला क्लीवेज है, वो किस टाइप का होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल में फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल होता है कॉमनली। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट क्लीवेज की बात आती है, तो पहला जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, बाद में फिर वो होलोब्लास्टिक अनइक्वल फॉर्म में हो जाता है। इनिशियली क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि बाद में वो अनइक्वल बन जाता है। तो फर्स्ट क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक इक्वल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, होलोब्लास्टिक इक्वल। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि फ्रॉग में क्लीवेज किस टाइप का होता है, तब आप आंसर देंगे क्या, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। जब फर्स्ट क्लीवेज पूछा जाता है तो बोलेंगे होलोब्लास्टिक इक्वल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस मेटामॉर्फोसिस इन राना टिग्रिना इज कंप्लीटेड इन अबाउट। यानी यहाँ पर जो राना टिग्रिना यानी फ्रॉग में नॉर्मल कंडीशन में मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो लगभग कितने टाइम में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर
राना टिग्रिना यानी फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस नॉर्मली पूरा होने में लगभग 1 मंथ लग जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 1 मंथ। ये आंसर इसका राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एपिबोली इन फ्रॉग इन्वॉल्व। ऑप्शन दिया है ए इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मैक्रोमियर्स, ओवरग्रोथ ऑफ माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स, रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स एट द रिम ऑफ द ब्लास्टोपोर, इनवेजिनेशन ऑफ सेल्स एट द ब्लास्टोपोर। तो ये GIC 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर एपिबोली के बारे में बताना है फ्रॉग के अंदर, ये गिवन ऑप्शन में से क्या राइट होगा। तो एपिबोली को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए जो क्लीवेज होता है, ये तो आपको पता ही है कि फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक अनइक्वल टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये जो क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज होगा तो जाइगोट वहाँ पर 2 सिमिलर पार्ट्स में वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और सिमेट्रिकल सेल्स जो बनेंगे उन्हीं को ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। जब सेकंड क्लीवेज होता है तो वहाँ पर यूके साइटोप्लाज्म जो वेजिटल हेमिस्फीयर का है वो वर्टिकली डेवलप होगा। बट जब थर्ड क्लीवेज होता है, ये बात इम्पोर्टेंट है, जब थर्ड क्लीवेज होता है तो वहाँ पर लेटिट्यूडिनल या हॉरिजॉन्टल टाइप का जो क्लीवेज हो रहा है तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि 8 ब्लास्टोमियर्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स बनते हैं, यानी 8 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, लेकिन वो 2 डिस्टिंक्ट टाइप में बनते हैं। ऊपर वाले जो फोल्ड है उसमें 4 स्मॉलर पिगमेंटेड सेल्स बनेगी एनिमल पोल की तरफ वाले एंड में, उनको हम माइक्रोमियर्स बोलते हैं। और लोअर पार्ट की तरफ जो 4 लार्जर योकी कंटेनिंग सेल्स बनेगी वेजिटेटिव पोल की तरफ, उनको मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर 8 सेल्स बनती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। ऊपर वाली सेल्स जो साइज में छोटी होती है, पिगमेंटेड सेल्स होती है, एनिमल पोल की तरफ वाली सेल्स, उनको माइक्रोमियर्स कहते हैं। और जो लोअर साइड में जो 4 सेल्स बनती है वो बड़े साइज की सेल्स होती है, योकी कंटेनिंग सेल्स होती है, वेजिटेटिव पोल की तरफ होती है, इनको मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स कहते हैं। तो ये माइक्रोमियर्स मेगामियर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है एपिबोली के बारे में। जो एपिबोली होता है एक्चुअली में एक रैपिडली डिवाइडिंग जो पिगमेंटेड सेल्स हैं माइक्रोमियर्स की, बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है माइक्रोमियर्स की। एनिमल पोल की तरफ का जो माइक्रोमियर्स होता है उसकी जो पिगमेंटेड सेल्स है वो बहुत तेज़ी से यानी बहुत रैपिडली डिवीजन करती चली जाती है और धीरे धीरे ये जो माइक्रोमियर्स होता है ये ग्रो करता जाता है। जो लाइट कलर योकी सेल्स है या मेगामियर्स जिनको हमने बोला था, जो वेजिटेटिव पोल की तरफ वाला पार्ट था, मेगामियर्स के ऊपर ये एक्स्ट्रा ग्रोथ करता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि कम्प्लीटली इनक्लोज इज द मेगामियर्स, और इस मेगामियर्स को कम्प्लीटली इनक्लोज कर देता है। किसको छोड़कर? योकी प्लग यानी जो योग प्लग है उसको छोड़कर बाकी पार्ट को ये इनक्लोज कर देता है। ये जो प्रोसेस है ओवर ग्रोथ होने का, किसका, कौन ओवर ग्रोथ कर रहा है? माइक्रोमियर्स ओवर ग्रोथ कर रहे हैं। जो पिगमेंटेड सेल्स वाली माइक्रोमियर्स है, जो एनिमल पोल की तरफ वाला पार्ट है, वो हाईली माइग्रेट कर रहा है और स्प्रेडिंग आउट कर रहा है। तो ये जो ओवर ग्रोथ है माइक्रोमियर्स की, इसी को हम एपिबोली कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमियर्स ओवर मैक्रोमियर्स। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये चीज़ें होती है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में ये कंडीशन आती है। गैस्ट्रुलेशन, एपिबोली, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर, इनवेजिनेशन ऑफ एंडोडर्म और फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन और इन्वोल्यूशन टाइप के प्रोसेस को फॉलो करके कंप्लीट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर स्पाइनल नर्व की नंबर्स कितनी है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10 पेयर्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 पेयर, यानी टोटल 20 नंबर्स होते हैं। कौन? स्पाइनल नर्व्स। तो 10 पेयर्स होगा आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर
आ जाता है 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। तो ऑप्शन क्या है, साइज ऑफ जाइगोट, मास ऑफ जाइगोट, मास ऑफ साइटोप्लाज्म इन जाइगोट, और रेशो ऑफ न्यूक्लियर एरिया टू साइटोप्लाज्मिक एरिया। तो क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि जब क्लीवेज होता है उस दौरान जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक जो रेशो है उसमें डिवीजन बढ़ता है। तो यहाँ पर चेंज किस में आता है, जाइगोट का साइज बढ़ेगा, या जाइगोट का मास बढ़ेगा, या जाइगोट में साइटोप्लाज्म का मास बढ़ेगा, या रेशो ऑफ न्यूक्लियर एरिया टू साइटोप्लाज्मिक एरिया। तो ये आंसर राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा हमारा, रेशो ऑफ न्यूक्लियर एरिया टू साइटोप्लाज्मिक एरिया, यही आंसर राइट होगा। यहाँ पर अनइक्वल होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज होता है। तो और इसमें जो पहले 2 क्लीवेज होते हैं वो इक्वली होते हैं, बट उसके बाद बाकी जो भी क्लीवेज होगा कम्प्लीटली वो अनइक्वल होगा। तो आंसर इसमें हमारा राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। तो हम डी को टिक करेंगे, रेशो ऑफ न्यूक्लियर एरिया टू साइटोप्लाज्मिक एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द टेडपोल ऑफ फ्रॉग। अगर हम टेडपोल लार्वा, जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है, अगर उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर दे तो गिवन ऑप्शन में से क्या कंडीशन होगी, स्टॉप मेटामॉर्फोसिस, स्टॉप मेटामॉर्फोसिस, हैव नो इफेक्ट ऑन मेटामॉर्फोसिस, हैस्टन द मेटामॉर्फोसिस, और डिले द मेटामॉर्फोसिस। तो गिवन ऑप्शन में से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाए तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा उसका सिक्रेशन नहीं होगा, जिससे थायराइड ग्लैंड जो है वो कम एक्टिव हो जाएगी, और फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो ऐसे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। आपने सुना होगा जो इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जो मेटामॉर्फोसिस में हेल्पफुल होता है, कैथेप्सिन एंजाइम। ये टेडपोल लार्वा की टेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वहाँ से रिलीज आउट होता है ये एंजाइम। तो कैथेप्सिन जैसे जो प्रोटीनेसिस एंजाइम होता है वो वर्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो टेडपोल लार्वा है वो टेडपोल ही रह जाएगा। तो स्टॉप मेटामॉर्फोसिस आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टॉप मेटामॉर्फोसिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन फ्रॉग इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्पर्मेटोजोआ है उसे कितने नंबर प्रोड्यूस होंगे। अगर एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है फ्रॉग में, तो एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस डिवीजन को फॉलो करके तब स्पर्मेटोजोआ को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो मेयोसिस डिवीजन में यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट की जब बात आती है तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 डॉटर सेल सिंथेसाइज होती है, मतलब 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको ये बात तो पता ही होगा कि जितने भी जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनमें मेयोसिस डिवीजन होता है। तो जब सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होते हैं तो पहले 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को सिंथेसाइज करते हैं, और ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं फिर से डिवाइड होते हैं, यानी मेयोसिस सेकंड को फॉलो करते हैं। तो फिर वो 4 स्पर्मेटिड्स को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, और हर एक स्पर्मेटिड एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। तो इससे टोटल 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। इसका मतलब हर स्पर्मेटिड से
एक स्पर्मेटोजोआ बनेगा तो टोटल 4 स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होगा एक म्योसिस डिवीजन होने से। ये बात हो रही है फ्रॉग में स्पर्म को बनाने के टाइम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लीवेज इन फ्रॉग द रेशो ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म टू द ब्लास्टोमेर्स इज। ऑप्शन ए वेरी हाई, ऑप्शन बी वेरी लो, ऑप्शन सी एज मच एज इन द सोमेटिक सेल्स, ऑप्शन डी स्लाइटली हायर देन इन द सोमेटिक सेल्स। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो माइक्रोमेयर्स होते हैं वो बहुत रैपिडली डिवीजन करते हैं और मेगामेयर्स बहुत स्लोली डिवीजन करते हैं। तो क्लीवेज जब होता है, क्लीवेज एक टर्म है जो अर्ली सेल डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, और कब तक होता है, जब तक कि ब्लास्टुला कंप्लीट ना हो जाए। ब्लास्टुला स्टेज के कंप्लीशन तक ही ये जाइगोट में डिवीजन होता है, क्लीवेज चलता रहता है। उसके बाद तो फिर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी दौरान ये 3 तरह के क्लीवेज होते हैं, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज और थर्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की रेशो है टू द साइटोप्लाज्म वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है देन टू द सोमेटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि माइक्रोमेयर्स बहुत रैपिडली डिवीजन करते चले जाते हैं और मेगामेयर्स बहुत स्लोली डिवीजन करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा, स्लाइटली हायर देन इन द सोमेटिक सेल्स। ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21st क्वेश्चन में बोला गया है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन। होलोब्लास्टिक क्लीवेज गिवन ऑप्शन में से किस में नहीं मिलता है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलता है, वो भी अनइक्वल टाइप का मिलता है फ्रॉग में। तो यहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात आएगी किन में नहीं मिलता है। तो एम्फिओक्सस, जो एम्फिओक्सस है उसको हम ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, तो उसमें भी होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज ही मिलता है इसमें भी, और फ्रॉग में भी होता है। फ्रॉग में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन चिक में नहीं होता। डी ऑप्शन चिक एंड एम्फियो। तो यहाँ पर चिक वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसमें पूछा कि किस में नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एग ऑफ फ्रॉग इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जो फ्रॉग का एग है वो गिवन ऑप्शन में से किस टाइप का होगा, एलेसाइथल होगा या पॉलीलेसाइथल या माइक्रोलेसाइथल या टीलोलेसाइथल। तो जो एलेसाइथल कंडीशन होती है, अगर हम योग की अमाउंट के बेस पर बोले तो ये ह्यूमन्स में होती है। इसमें योग बहुत ही कम अमाउंट या एब्सेंट होता है ह्यूमन्स में। लेकिन जब हम माइक्रोलेसाइथल की बातें करते हैं या ओलिगोलेसाइथल की बातें करते हैं, तो ये जो भी यूथेरियन मैमल्स होते हैं उनमें ऐसे केसेस मिल जाते हैं। जो भी यूथेरियन मैमल्स होते हैं, स्लेंट्रेट्स होते हैं, उनमें ऐसे केसेस मिल जाते हैं। और जो माइक्रोलेसाइथल होता है कंडीशन या पॉलीलेसाइथल कंडीशन होती है, ये इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथेरियंस एक्सेट्रा में मिल जाती है चीज़ें। लेकिन जब हम टीलोलेसाइथल की बातें करते हैं तो टीलोलेसाइथल को हम मीजोलेसाइथल भी कहते हैं। योग की अमाउंट के बेस पर हम कहें तो जब योग सैक लिमिटेड अमाउंट में होता है तो उसी को हम टीलोलेसाइथल या मीजोलेसाइथल कहते हैं, और ऐसे केसेस एम्फीबियंस में मिला करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीलोलेसाइथल। तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन आया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। और 23 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कोर्डा मेसोडर्म सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला सेल्स इनटू द इंटीरियर इज कॉल्ड। तो देखिए गैस्ट्रुलेशन के दौरान डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, एक सीरीज होती है प्रोसेस की चेंजेस होने की, जैसे एपिबोली है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर है, इन्वेजिनेशन ऑफ एंडोडर्म है, या फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रोन है, और इन्वोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दी है, रोलिंग ऑफ कोर्डा मेसोडर्म सेल्स सरफेस से
ब्लास्टुला की सरफेस से और इंटीरियर की ओर। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इन्वोल्यूशन कहलाता है। इन्वोल्यूशन आर्केंट्रोन के फॉर्मेशन के बाद में ये जो इंटीरियर साइड में ब्लास्टुला की सरफेस से कोडा म्यूडर्मल सेल्स या इनको हम नोटोकोड सेल्स भी कह सकते हैं, एडवांसिंग फ्यूचर नोटोकोड सेल्स है। तो इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, इन्वोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ऑल द एक्सिस ऑफ अ फ्रॉग एग आर डिफाइंड prior to cleavage. The first cleavage always bisects the gray crescent which forms opposite the site O. जो पहला क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है, बोला कि ऑलवेज बाइसेक्ट्स द ग्रे क्रिसेंट विच फॉर्म्स अपोजिट द साइट ऑफ। तो किसके अपोजिट में ये फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्लीवेज है वो मेरिडोनियल होता है, पासिंग वर्टिकली फ्रॉम एनिमल टू वेजिटेटिव पोल। तो ये डिवाइड करता है ग्रे क्रिसेंट को और जाइगोट को टू सिमिलर एंड सिमेट्रिकल सेल्स में, जिनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में योग प्लग के अपोजिट साइड में फॉर्मेशन करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, योग प्लग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। और 25 क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन द फॉलोइंग। तो गिवन ऑप्शन में से ब्लास्टोपोर किस में फाउंड होता है, डेवलप होता है, बनता है। ऑप्शन दिया है ब्लास्टुला, और नंबर 2 पर दिया है गैस्ट्रुला, और नंबर 3 पर दिया है प्लेनुला, नंबर 4 पर दिया है एम्फीब्लास्टुला। तो जो ब्लास्टोपोर है वो एक ओपनिंग है आर्केंट्रोन की, जो फ्रॉग की गैस्ट्रुला स्टेज में पाई जाती है। आर्केंट्रोन की जो ओपनिंग है उसी को ब्लास्टोपोर कहते हैं। वो फ्रॉग की गैस्ट्रुला स्टेज में डेवलप होती है, फाउंड होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गैस्ट्रुला ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आ गया है। वो 26 क्वेश्चन क्या कहता है, गैस्ट्रुला इन फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय। गैस्ट्रुला फ्रॉग के जो गैस्ट्रुला होता है वो गिवन ऑप्शन में से किन के थ्रू बनता है। मैंने पहले बताया था कि गैस्ट्रुला के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं। तो उसमें मैंने सीक्वेंस भी बताया था कि इम्बोली बताया था मैंने, एपिबोली बताया था, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर्स है, इन्वेजिनेशन है, आर्केंट्रोन का फॉर्मेशन है, और इन्वोल्यूशन है। तो यहाँ पर मतलब कहने का ये हो गया कि इन्वेजिनेशन भी होता है, एम्बोली भी होता है, एपिबोली भी होता है। तो सभी ऑप्शन जो है राइट होते हैं, सभी ऑप्शन, सभी चेंजेस वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द अबव 3। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग्स एम्ब्रियो ब्लास्टोपोर अपीयर्स एट द स्टेज ऑफ। मतलब जो गिवन ऑप्शन है उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है इसमें फ्रॉग के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर डेवलप होता है, अपीयर होता है। ऑप्शन दिए हैं अर्ली ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला, अर्ली गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला। मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर बात आती है क्लीवेज जो हो रहा था, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, वो ब्लास्टुला के कंप्लीशन के दौरान हो रहा था, लेकिन उसके बाद गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे एपिबोली है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर है, इन्वेजिनेशन ऑफ एंडोडर्म है, और फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रोन है, इन्वोल्यूशन है। तो ये डिफरेंट चेंजेस जो है वो गैस्ट्रुलेशन के दौरान होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन किस स्टेज के दौरान हुआ। तो गैस्ट्रुला के दौरान तो होता है, लेकिन गैस्ट्रुला में भी कौन सा ऐसा फेज है। तो जब एपिबोली होता है तो एपिबोली की बिगिनिंग में ही
ब्लास्टोपोर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, अर्ली गैस्ट्रुला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 28 क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द ओवरी ऑफ फ्रॉग। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नीचे दी हुई है उनमें से फ्रॉग की ओवरी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, फाउंड नहीं होता। और ऑप्शंस क्या दिए हैं, योग, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम, oocyte। तो ओवरी के अंदर योग भी प्रेजेंट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी होता है, oocyte भी होता है। oocyte से फिर आगे एग का फॉर्मेशन होता है, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो एक्चुअली ब्रेन का पार्ट होता है। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो ब्रेन का पार्ट होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा आपका कॉर्पस कैलोसम होगा। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन के राइट और लेफ्ट पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है, तो इसीलिए हमारा आंसर कॉर्पस कैलोसम राइट होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो टॉपिक में लेकर आया था अपनी क्लास में वो था फ्रॉग और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और इसमें से 2 क्वेश्चन तो कम से कम आती है टीजीटी पीटी एग्जामिनेशन में, नीट में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो मैं होप करता हूँ कि सभी बच्चे इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। और जिन बच्चों ने मेरा बायोनेटो क्लासेस यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। और हम फिर से नेक्स्ट क्लास में कोई एक अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।